25 मार्च 1989। तमिलनाडु की विधानसभा में बजट सेशन चल रहा था। मुख्यमंत्री एम करुणानिधि बजट पेश कर रहे थे। विपक्ष की नेता जयललिता ने करुणानिधि सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और तीखे शब्दों में हमला बोला। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। अचानक सदन में हंगामा शुरू हो गया। धक्का मुक्की, चिल्लाहट, मारपीट, और तभी जब जयललिता सदन से बाहर निकलने लगी तो एक डीएम के मंत्री ने उनकी साड़ी का पल्लू खींच लिया। साड़ी फट गई, बाल बिखर गए और जयललिता आंसुओं के साथ विधानसभा से बाहर आईं। उस दिन उन्होंने एक शपथ ली, मैं इस सदन में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक मुख्यमंत्री बनकर वापस ना आऊं। और दोस्तों, सिर्फ 2 साल बाद 1991 में एआईएडीएमके ने 234 में से 225 सीटें जीत ली। जयललिता मुख्यमंत्री बन गई। इस घटना ने पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 35 साल आगे। 4 मई 2026 रात 10 बजे उसी तमिलनाडु में एक और राजनीतिक भूकंप आने वाला था। जयललिता जा चुकी थी, करुणानिधि भी जा चुके थे। पिछले 50 सालों से डीएमके और एआईएडीएमके बारी बारी से तमिलनाडु पर राज कर रही थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पार्टी जो सिर्फ 2 साल पहले बनी थी, उसने 108 सीटें जीत ली। और इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ एक नाम था, थलापति विजय। थलापति यानी एक लीडर, एक कमांडर। तो सवाल ये है, ये विजय आखिर है कौन? एक एक्टर पूरे स्टेट की राजनीति कैसे बदल गया? और 50 साल पुराना खेल एक ही रात में कैसे खत्म हो गया? इस वीडियो में हम पूरी कहानी देखेंगे शुरू से। अब चलते हैं साल 1903 में। विरुधुनगर का एक छोटा सा घर। वहां एक 6 साल का बच्चा रहता था। नाम था के कमराज। उसके पिता नारियल बेचते थे। एक दिन सुबह काम पर गए, लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटे। उनका निधन हो गया। घर में गरीबी थी। कामराज ने क्लास 6 में ही स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं थे। 12 साल की उम्र में वह एक क्लॉथ शॉप पर काम करने लगे। महीने की तनख्वाह सिर्फ 5 रुपए। फिर 16 साल की उम्र में एक दिन महात्मा गांधी शहर आए। कमराज भीड़ में खड़े होकर गांधी जी को सुन रहे थे। उसी दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। अगले 30 सालों में यह लड़का 9 बार जेल गया, लगभग 3000 दिन जेल में बिताए। और फिर 1954 में यही स्कूल ड्रॉप आउट आदमी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। सीएम बनने के कुछ दिनों बाद कमराज एक गांव के गवर्नमेंट स्कूल में गए। दोपहर के 12 बजे थे। पूरी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे बैठे थे। टीचर अकेले थे। कमराज हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? टीचर ने नजरें झुका ली। उन्होंने कहा, साहब, सुबह बच्चे आते हैं, लेकिन 11 बजते बजते भूख लगने लगती है। फिर घर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। घर पर भी खाने को कुछ नहीं होता। कमराज एक छोटे बच्चे के पास गए। पूछा, सुबह क्या खाया? बच्चे ने जवाब दिया, साहब, कल रात से कुछ नहीं खाया। उस रात कामराज सो नहीं पाए। अगले दिन उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब से तमिलनाडु के हर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दोपहर का खाना मुफ्त मिलेगा। और इसी तरह जन्म हुआ मिड डे मील स्कीम का, जो आज पूरे इंडिया के 12 करोड़ बच्चों को रोज खाना देती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। जिस बच्चे ने 6 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था, उसी ने आगे चलकर पूरे देश के बच्चों का पेट भर दिया। यह थी तमिलनाडु की पहली बड़ी कहानी। फिर आया 1965 और इसी साल तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। सेंटर ने अनाउंस किया, हिंदी अब इंडिया की नेशनल लैंग्वेज होगी। तमिलनाडु में आग लग गई। 25 जनवरी 1965 चेन्नई का एक चौक, एक 21 साल का स्टूडेंट खड़ा था। नाम था चिन्नास्वामी। उसके हाथ में एक प्लेकार्ड था। उसने अपने ऊपर केरोसिन डाला और खुद को आग लगा ली। उसके आखिरी शब्द थे, तमिल अमर रहे, हिंदी मुर्दाबाद। अगले कुछ हफ्तों में 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्मदाह कर दिया। और इसी आग से निकले एक नए लीडर, सीएन अन्नादुरई। अन्नादुरई राइटर थे, फिल्म मेकर थे और तमिल आइडेंटिटी के सबसे बड़े चेहरे बन चुके थे। उन्होंने मंच से कहा,
हमारी माँ तमिल है। हम अपनी माँ को मरने नहीं देंगे। 1967 का इलेक्शन आया। डीएमके ने कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया, यहां तक कि कामराज खुद अपनी सीट हार गए और उसी दिन से तमिलनाडु में कांग्रेस का दौर लगभग खत्म हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अन्नादुराई सिर्फ 2 साल बाद दुनिया छोड़ गए। अन्नादुराई के अंतिम संस्कार में सबसे अधिक भीड़ का रिकॉर्ड है, जिसमें 1969 में अनुमानित 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ऐतिहासिक लेखों द्वारा मानव इतिहास में सबसे बड़े अंतिम संस्कार समारोह के रूप में मान्यता प्राप्त है। और तब तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री हुई एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने फिल्मों और राजनीति दोनों में इतिहास बना दिया। नाम था एमजी रामचंद्रन। लोग उन्हें एमजीआर कहते थे। गरीबी में पैदा हुए एमजीआर ने 6 साल की उम्र से थिएटर में काम किया। फिल्मों में हमेशा गरीबों के मसीहा का रोल निभाया। धीरे धीरे जनता ने रियल हीरो को रियल हीरो मान लिया। 1972 में उन्होंने डीएमके छोड़कर एआईएडीएमके बनाई। 1977 में मुख्यमंत्री बन गए और यहीं से तमिलनाडु में शुरू हुआ फ्री स्कीम्स का नया दौर। गरीबों को फ्री टीवी, महिलाओं को फ्री मिक्सर ग्राइंडर, लड़कियों को फ्री साइकिल पेंशन, स्कॉलरशिप, सब कुछ विरोधियों ने मजाक उड़ाया। यह मुफ्तखोरी है, लेकिन जनता ने कहा यह हमारा एमजीआर है। 1987 में एमजीआर की मृत्यु हो गई और एमजीआर के जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में आई वह महिला जिसकी कहानी से हमने यह वीडियो शुरू किया था, जयललिता। इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ 2 नामों के इर्द गिर्द घूमती रही। एक तरफ करुणानिधि, दूसरी तरफ जयललिता। 30 साल तक यही खेल चलता रहा। लेकिन इसी दौरान तमिलनाडु ने विकास की नई कहानी भी लिखी। हुंडई, बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों की फैक्ट्रीज यहां लगी। तिरुपुर टेक्सटाइल हब बन गया। कोयम्बटोर आईटी और इंडस्ट्रीज का बड़ा सेंटर बन गया। चेन्नई बिजनेस कैपिटल बनता चला गया। लेकिन विकास के साथ साथ जनता के मन में गुस्सा भी बढ़ने लगा। जब एक ही फैमिली के कई लोग मिनिस्टर्स बनने लगे, जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स परिवारों तक सीमित होने लगे, जब करप्शन के आरोप बढ़ने लगे, तो जनता अंदर ही अंदर बदलाव चाहने लगी। फिर समय बदला। 2016 में जयललिता नहीं रही। 2018 में करुणानिधि भी चले गए। अब सत्ता करुणानिधि के बेटे के स्टालिन के हाथों में थी। लेकिन जनता को लगने लगा था चेहरे बदल रहे हैं, सिस्टम नहीं। और तभी एक नई एंट्री हुई। 2 फरवरी 2024। चेन्नई का एक विशाल स्टेज, सामने लाखों लोग। स्क्रीन पर एक नाम चमका, थलापति विजय। 30 साल का फिल्म करियर, 70 से ज्यादा फिल्में, तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार। लेकिन उस दिन विजय फिल्म प्रमोट करने नहीं आए थे। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज मैं फिल्मों से रिटायर हो रहा हूं। पॉलिटिक्स मेरे लिए हॉबी नहीं, सर्विस है। आज मैं एक नई पार्टी बना रहा हूं, टीवी के। पूरा मैदान गूंज उठा। लेकिन असली बात कुछ और थी। तमिलनाडु की राजनीति सालों से फैमिली पॉलिटिक्स पर चल रही थी। विजय ने कहा, न कोई फैमिली पॉलिटिक्स, न कोई डायनेस्टी, न जाति धर्म का खेल, कोई अलायंस नहीं, कोई पुराना नेता नहीं, सिर्फ एक चीज, उसका फैन बेस। लोग हंसे, मीडिया ने मजाक उड़ाया। फैन क्लब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चला सकती। पर विजय धीरे धीरे जमीन पर काम करते रहे। फिर आया सितंबर 2025। करूर में विजय की सबसे बड़ी रैली थी। जगह की कैपेसिटी थी 1 लाख लोगों की, लेकिन पहुंच गए 3 लाख लोग। रात 8 बजे किसी ने अफवाह फैला दी, बम है। भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। जब सब शांत हुआ, 41 लोगों की मौत हो चुकी थी। अगले दिन मीडिया विजय पर टूट पड़ा। कई सर्वेज में टीवीके की पॉपुलैरिटी गिर गई। इस घटना के बाद अभिनेता विजय ने गहरा दुख व्यक्त किया, मुआवजे की घोषणा की। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। जो चैनल्स उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब कहने लगे, शायद यह आदमी अलग है। फिर विजय अचानक मीडिया से दूर हो गए। जब बाकी पार्टीज ट्विटर पर लड़ रही थीं, वह गांव-गांव घूम रहे थे। जब बाकी नेता अलायंसेस बनाने में लगे थे, विजय ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। फिर आया 4 मई 2026, काउंटिंग डे। डीएम के ऑफिस में कॉन्फिडेंस था, एआईएडीएम के ऑफिस में उम्मीद थी और टीवी के ऑफिस में सिर्फ सन्नाटा। सुबह 9 बजे टीवी के 30 सीटों पर आ गए।
11 बजे 50 सीटें, 1 बजे 70 सीटें, 3 बजे 90 सीटें और रात 10 बजे फाइनल रिजल्ट आया। टीवी के 108 सीट्स, डीएम के 59 सीट्स, एआईएडीएम के 47 सीट्स। 50 साल पुराना खेल खत्म हो चुका था। विजय खुद 2 सीटों से जीते, पेराम्बूर से 50,000 प्लस वोटों से, तिरुचिरापल्ली ईस्ट से 40,000 प्लस वोटों से। चेन्नई की 16 में से 14 सीटें टीवी के ने जीत ली। जिस पार्टी को 2 साल पहले लोग फैन क्लब की पार्टी कहकर हंस रहे थे, आज वही तमिलनाडु की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी थी। लेकिन सवाल है, थलापति विजय ने यह किया कैसे? 4 वजहें थीं। पहली, फैन क्लब को बूथ आर्मी में बदलना। उन्होंने अपने फैंस को सिर्फ भीड़ नहीं रहने दिया, 70,000 प्लस बूथ लेवल वर्कर्स तैयार किए। दूसरी, यूथ और विमेन वोटर्स पर फोकस। मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 2,500 रुपए महीना, यूथ अलाउंस और कई वेलफेयर प्रॉमिसेस थे। तीसरी, फैमिली पॉलिटिक्स से दूरी। जब बाकी पार्टीज डायनेस्टी पॉलिटिक्स में फंसी थीं, विजय अपनी फैमिली के किसी मेंबर को राजनीति में नहीं लाया। विजय का नारा था, पॉलिटिक्स फैमिली की नहीं, पब्लिक की है। और चौथी वजह, कम बोलना, ज्यादा असर छोड़ना। न रोज ट्विटर वॉर, न हर दिन स्पीचेस। सिर्फ 2 साल में पार्टी बनाई और सिर्फ 2 साल में उसे राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत कम बार हुआ है। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन जीतना आसान होता है, सरकार चलाना मुश्किल। अब विजय के सामने असली परीक्षा है। क्या वह अपने प्रॉमिसेस पूरे कर पाएंगे? क्या वह कोalition पॉलिटिक्स संभाल पाएंगे? क्या वह तमिलनाडु को एक नई दिशा दे पाएंगे? क्योंकि इतिहास सिर्फ चुनाव जीतने वालों को याद नहीं रखता, इतिहास उन्हें याद रखता है जो लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। और शायद तमिलनाडु की सबसे बड़ी खासियत भी यही है, ये मिट्टी कभी हार नहीं मानती। हर जनरेशन में ये स्टेट एक नया लीडर पैदा करता है। कामराज ने मिड डे मील दिया, अनादुराई ने तमिल प्राइड दी, एमजीआर ने जनता से सीधा कनेक्शन बनाया और अब विजय एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल आपसे है, क्या विजय सच में वह नेता बन पाएंगे जिसका तमिलनाडु इंतजार कर रहा था? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।